हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। आज अपन बात करने वाले हैं अमेरिका से भारत के संबंध, यानी अमेरिका और भारत के बीच में किस प्रकार के संबंध रहे हैं। क्या वर्तमान में अच्छे संबंध हैं, क्या वर्तमान में बुरे संबंध हैं, या जो पहले का काल बीत गया यानी पहले किस प्रकार के संबंध रहे हैं, 1990 के पहले किस प्रकार के संबंध रहे हैं, इन सभी के बारे में अपन खुलकर डिस्कस करने वाले हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता आप पूरी वीडियो देख लो ये और आपको कुछ समझ में नहीं आए। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख ले तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस टॉपिक यानी ये जो टॉपिक है इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सबसे पहले रिश्तों को जानने के लिए हमें रिश्तों का थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है। ये व्यवहारिक नॉलेज संबंधित है। यदि आपको रिश्तों के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है तो ये यूनिट ज़्यादा भारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि रिश्ते हर समय एक जैसे नहीं रहते हैं। रिश्तों में जो प्रेम होता है वो सदा स्थायी नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप हमारे दोस्त 2015 में बने हैं, ठीक है। 2015 से लेकर 2021 तक यानी इन 6 सालों में हमारे रिश्ते एक जैसे नहीं रह सकते। कभी शत्रुता होगी, कभी उनमें प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि मज़ा आ गया। तो रिश्तों में कभी भी एक जैसा प्रेम देखा नहीं जाता। उसी प्रकार अमेरिका के बीच में भी ऐसा ही हुआ। 1991 के पहले अमेरिका और भारत के बीच में बिल्कुल अच्छे संबंध नहीं थे, शत्रुतापूर्ण संबंध इनके बीच में रहे। लेकिन आप 1991 के बाद में देखोगे तो इनके संबंध धीरे धीरे अच्छे होते चले गए। ऐसा इनके बीच में हुआ और आज भी इन दोनों के बीच में अच्छे संबंध रहे हैं। तो इसको जानने का प्रयास करेंगे कि कब कब क्या क्या संबंध रहे। आपके सामने टाइम है 1945 से 1991 के बीच में। मैंने पहले ही बता दिया है कि अलग अलग समय में अलग अलग इनके रिश्ते रहे हैं। 1945 से 1991 के बीच में बात की जाए तो इनके संबंध अच्छे नहीं रहे। इस समय शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध यानी ये युद्ध किन किन के बीच में चल रहा था। पहली यानी एक तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और वर्सेज दूसरी तरफ खड़ा था सोवियत संघ, सोवियत संघ, ठीक है। इसको यूएसए के नाम से जानते हैं, इसको यूएसएसआर, ठीक है। तो जो शीत युद्ध था 1945 से 1991 के बीच में इन दोनों महाशक्तियों के बीच में चला। विश्व मैंने पहले ही बहुत सारी यूनिटों में समझा दिया है कि ये जो दौर था उसको शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। और इन दोनों के यानी इस समय के बीच में दो महाशक्तियां विश्व में जन्मी। इन्हें अपन दो गुट भी कहा जा सकता है। विश्व दो गुटों में बट गया, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। इनकी विचारधारा भी दोनों की अलग अलग थी, यह भी ध्यान में रखना। ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका था इसकी जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी विचारधारा थी, पूंजीवादी विचारधारा थी। और ये जो था सोवियत संघ, इसकी जो विचारधारा थी वो साम्यवादी विचारधारा थी, ठीक है। अब इन दोनों की विचारधारा अलग अलग होने के कारण इनके बीच में युद्ध चला, जिसे शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। पूंजीवादी विचारधारा क्या होती है वो भी जानना जरूरी है। पूंजीवादी विचारधारा में जिस देश में पूंजीवादी विचारधारा है
उसमें जो पूंजीपति हैं, जो अधिक पैसे वाले हैं, उनके हाथों में देश के बहुत सारे काम होते हैं। अधिकतर काम पूंजीपतियों के हाथों में होते हैं, सरकार के हाथों में बहुत कम कार्य होते हैं। लेकिन जो साम्यवादी विचारधारा है उसमें पूंजीपतियों के हाथों में बहुत ही कम कार्य होते हैं, देश के अधिकतर कार्य सरकार के हाथों में होते हैं, यानी सरकार के हाथों में सभी कार्य होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि इस समय अमेरिका से अच्छे संबंध भारत के नहीं हो पाए। ये भी जानना जरूरी है कि भारत के अमेरिका से अच्छे संबंध क्यों नहीं हो पाए। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि अमेरिका की जो विचारधारा, पूंजीवादी जो विचारधारा है, वो विचारधारा भारत को पसंद नहीं थी। भारत की जो विचारधारा प्रारंभ से ही साम्यवादी विचारधारा, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश रहा है। यहाँ पर लोकतंत्र चलता है, जनता की चलती है, जनता के द्वारा जो नेता चुना जाता है उसकी चलती है। यहाँ पर पूंजीपतियों की नहीं चलती है और अमेरिका में पूंजीपतियों की चलती है। तो इन दोनों विचारधारा अलग अलग होने के कारण अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं हो पाए। लेकिन बात ये आती है कि फिर अच्छे संबंध किससे हुए। तो इस मस्तिष्क में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि इस समय यानी 1945 से 1991 के बीच अमेरिका से अच्छे संबंध भारत के नहीं थे, लेकिन फिर किसके साथ अच्छे संबंध रहे। तो मैं यहाँ पर सोवियत संघ का नाम लेना चाहूँगा। भारत के बीच यानी सोवियत संघ और भारत के बीच 1945 से 1991 के बीच में अटूट संबंध रहे हैं। इसका कारण यही था कि यह साम्यवादी विचारधारा का पक्षधर था। सोवियत संघ और भारत की और सोवियत संघ की विचारधारा दोनों की एक जैसी मिलती जुलती थी, इसीलिए इन दोनों के बीच में अच्छे संबंध रहे और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे। एक कारण ये भी आता है कि दो गुटों यानी इनके बीच में युद्ध चल रहा था। विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, एक गुटिये एक गुटिये, ठीक है। अब भारत ने सोवियत संघ का साथ दे दिया तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का विरोधी हो गया। आम बात है, ये तो साधारण सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जब हम एक पार्टी का समर्थन करते हैं तो दूसरी पार्टी नाराज होगी। यह भी कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से अच्छे संबंध इसीलिए नहीं बना पाया क्योंकि वह सोवियत संघ यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोधी गुट यानी सोवियत संघ से भारत के अच्छे संबंध होने के कारण भारत और अमेरिका के बीच में अच्छे संबंध नहीं हो पाए। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी इस दौर में भारत वर्सेस अमेरिका के बीच में अच्छे संबंध नहीं हो पाए, यानी अच्छे संबंध नहीं रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अवधि का मतलब 1945-1991 में भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते खराब होते ही जा रहे थे। यानी ये जो अवधि थी 1945-1991 के बीच में, इसमें सोवियत संघ से तो अच्छे संबंध होते चले जा रहे थे। मैंने पहले बता दिया है कि जब एक पार्टी का अपन समर्थन करते हैं तो दूसरी पार्टी से दूरियां बढ़ती ही जाती हैं। तो जब सोवियत संघ के साथ भारत खड़ा हुआ, उससे अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया, तो दूसरी तरफ जो अमेरिका था उससे बेकार संबंध होते ही चले गए। ये लाइन ये बता रही है कि अमेरिका के साथ 1945-1991 के बीच में बिल्कुल खराब संबंध होते चले जा रहे थे। दूसरी लाइन आप देखो, इसमें कुछ खास है। ठीक है, भारत ने 1991 के बाद, अब 1991 की बात हो रही है, ये जो समय था उसके बाद की बात हो रही। ठीक है, तो भारत ने 1991 के बाद अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने की शुरुआत की। ठीक है, 1991 के बाद यानी ये दौर समाप्त हो गया और इसके बाद 1991 के बाद अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने की शुरुआत हुई। ऐसा क्यों हुआ भाई? 1991 के बाद ही अमेरिका से भारत ने अच्छे संबंध बनाने का प्रयास क्यों किया? माइंड में
क्वेश्चन उठता है और ये क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, ठीक है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इस शीत युद्ध का अंत 1991 को ही माना जाता है। दोनों शक्तियों के बीच में शीत युद्ध का अंत 1991 को माना जाता है। और कोई भी युद्ध हो दो शक्तियों के बीच में होता है, जब एक शक्ति कमजोर हो जाती है तो वो युद्ध समाप्त हो जाता है। और 1991 को सोवियत संघ कमजोर हो गया। सोवियत संघ कमजोर हो गया। ये 15 राष्ट्रों से मिलकर बना था, यानी सोवियत संघ 15 राष्ट्रों से मिलकर बना था, जिसमें रूस, यूक्रेन, बेलारूस ये प्रमुख राज्य थे। ये ही इस सोवियत संघ से अलग हो गए थे, यानी जो 15 राज्य थे वो इस सोवियत संघ का जो हिस्सा था वो अलग हो गया और सोवियत संघ का अंत हो गया। इस सोवियत संघ के विघटन के कारण ही ये शीत युद्ध का अंत हो गया। अब इस युद्ध का अंत हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो भारत के सोवियत संघ से अच्छे संबंध नहीं रहे। अब वो संबंध किससे बनाएगा? सोवियत संघ का तो विघटन हो गया। जो पहले वाला 1991 के पहले वाला जो सोवियत संघ था उसका तो विघटन हो गया। अब भारत किससे अच्छे संबंध बनाएगा? दूसरी बात, सोवियत संघ से भारत को बहुत ही आशा थी, यानी भारत को सोवियत संघ से बहुत सारी आशाएं थी कि हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सोवियत संघ अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन सोवियत संघ के विघटन होने के कारण अब भारत का अमेरिका की तरफ रुख हुआ, यानी उसने सोचा कि अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। दूसरी बात, अमेरिका इस समय विश्व की महाशक्ति बन गया था, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। सिर्फ एक ही महाशक्ति बनी, वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका। और अब भारत 1991 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करेगा। अच्छे संबंध बनाने के कारण, यानी भारत 1991 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से अच्छे संबंध क्यों बनाना चाहता था, उसके कारण, यानी दो कारण हम पर पढ़ेंगे कि दो कारण क्या रहे हैं। पहला जो कारण था वो आपके सामने है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने के लिए। यानी सबसे पहले इस उदारीकरण शब्द को समझो, ये तो अपन बाद में समझ लेंगे। उदारीकरण क्या होता है कि जब किसी भी देश में जो आर्थिक विकास होता है, आर्थिक विकास में उद्योग धंधे यानी पैसों की कमी होना, आर्थिक विकास रुकना, जब आर्थिक विकास रुक जाता है तब आर्थिक क्षेत्र में जो नियम लागू किए गए हैं, यानी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए जो नियम अपनाए गए हैं, उनमें बुराइयों को खत्म करना, प्रशासन पर नियंत्रण अच्छा रखना और देश में कोई सी भी बुराई हो उसको खत्म करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना ही उदारीकरण है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। उदारीकरण क्या होता है कि जब मान लीजिए हमारा देश है, हमारे देश में आर्थिक विकास रुक गया है, जैसे कोरोना के काल में भारत की जो जीडीपी है, उत्पादन क्षमता, वो रुक गई है, आर्थिक विकास ठप हो गया है। इस आर्थिक विकास के ठप होने के कारण अपन जो आर्थिक नीतियां हैं, जो नियम पहले से लागू किए गए हैं, उनमें परिवर्तन करेंगे आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए। और बहुत सारी जो बुराइयां आई हुई हैं आर्थिक क्षेत्र में, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, जिसे ही उदारीकरण कहा जाता है। भारत इनसे अच्छे संबंध बनाने के लिए अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना चाहता था, यानी अर्थव्यवस्था में जो बुराइयां आई हुई थी, जो आर्थिक नियम थे, उनमें परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहता था। इसीलिए अमेरिका से अच्छे संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया। दूसरी देखो, अर्थव्यवस्था को, यानी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना। समझ रहे हो? अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना।
अर्थव्यवस्था यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। अर्थव्यवस्था किसकी? भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना, आपस में जोड़ना। वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या है? ये विश्व ही है, विश्व ही है भाई। ये विश्व यानी वैश्विक का मतलब विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर यानी भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। यानी जब भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका से अच्छे संबंध होंगे, विश्व की महाशक्ति है, तो जो अदर कंट्रियां हैं वो भी भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जिन राष्ट्रों से अच्छे संबंध है वो भी भारत से अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा, भारत से व्यापार स्थापित करने का प्रयास करेगा। और जब व्यापार स्थापित करने का प्रयास करेगा तो भारत के जो पैसे हैं वो उन राष्ट्रों से सीधे जुड़ जाएंगे, यानी व्यापार जुड़ेगा तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विदेशों यानी विश्व स्तर पर जो देश है उनसे भारत की अर्थव्यवस्था आसानी से जुड़ जाएगी। यहाँ पर ये कहने का प्रयास कर रहा है। तो भारत अमेरिका से अच्छे संबंध स्थापित करने के दो कारण हैं। 1991 के बाद में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने के लिए मैंने स्पष्ट कर दिया है, अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि भारत ने 1991 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से अच्छे संबंध स्थापित करने के प्रमुख दो कारण लिखिए। तो आप लिख कर आ जाओगे, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने के लिए, अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए। तो आपको बिल्कुल ही स्पष्ट हो रहा होगा। इसके पश्चात फ्रेंड्स कुछ और जानेंगे इस टॉपिक में कि दोनों राष्ट्रों के बीच में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में वर्तमान के कुछ सालों का मतलब ये है कि वर्तमान से लेकर पिछले 5-6 साल या 10 साल यानी 5-6 साल या 10 साल के बीच में कुछ सालों के बीच में कुछ तथ्य सामने निकल कर आए हैं। यानी दोनों राष्ट्रों के बीच में कुछ सालों में कुछ बातें हमारे सामने निकल कर आई है, कुछ तथ्य हमारे सामने निकल कर आए हैं और उन तथ्यों का अपन डिस्कस करेंगे। जो पहली बात है वो ये सामने निकल कर आई है दोनों देशों के बीच में कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। ठीक है, यहाँ पर समझने का प्रयास करो। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर का जो क्षेत्र है वो कंप्यूटर से संबंधित है, यानी सॉफ्टवेयर का जो क्षेत्र है वो कंप्यूटर से संबंधित है। यानी कंप्यूटर का एक सिस्टम है सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर पर काम किया जाता है भारत में। यानी भारत में सॉफ्टवेयर पर काम किया जाता है और भारत के जो सॉफ्टवेयर हैं वो विदेशों में निर्यात कर दिए जाते हैं। निर्यात का मतलब यहाँ पर ये है कि दूसरे देशों में भेजना, दूसरे देशों में वस्तुएं भेजना ही निर्यात कहलाता है। वस्तुएं भेजना ही निर्यात कहलाता है। यानी दूसरे देशों को अपनी जो चीज़ दे रहे हैं वो निर्यात कहलाएगा, और दूसरे देशों से अपन जो कोई वस्तु मंगा रहे हैं तो उसे आयात कहते हैं। ठीक है, तो भारत सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एक संपन्न राष्ट्र है और वो सॉफ्टवेयरों को विदेशों में भेजता है जहाँ पर भी कमी होती है। और भारत अमेरिका को भी सॉफ्टवेयर सप्लाई करता है और वो 35% करता है। यानी सॉफ्टवेयर का जो निर्यात है वो भारत से 65% जाता है। यानी 65% भारत से जो सॉफ्टवेयर हैं वो अमेरिका में जाते हैं। तो ये आंकड़ा कोई कम आंकड़ा नहीं है। ठीक है, दूसरी
तथ्य ये निकल कर आया है कि बोइंग के सबसे पहले तो बोइंग समझो, बोइंग है क्या? बोइंग अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि यह जो बोइंग है वो अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है और यहाँ पर जहाज उपग्रह, रॉकेट यानी इन सभी के पार्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। बोइंग अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जहाँ पर जहाज, उपग्रह और रॉकेट के पार्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और बोइंग के 35% यानी इस बोइंग में जितने भी लोग काम करते हैं उनमें से 35% तकनीकी कर्मचारी भारत मूल के हैं। यानी भारत के जो कर्मचारी हैं, आप सभी को पता है कि भारत के जो पढ़े लिखे हैं वो अमेरिका जाकर बस गए, बहुत सारे अमेरिका जाकर बस गई। कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई वैज्ञानिक है। तो भारत के वैज्ञानिक, भारत के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकतर कर्मचारी विदेश में चले गए, अमेरिका चले गए, कोई अमेरिका चला गया, कोई ब्रिटेन चला गया। यानी अमेरिका में बहुत सारे हमारे के भारतीय वहाँ पर निवास करते हैं। क्यों चले गए? क्वेश्चन उठता है, क्यों चले गए वो? क्योंकि भारत के पास उनकी जो मेहनत है उसका रुपए यानी पैसा यहाँ पर मिल नहीं पाता है और वो वहाँ पर जाकर भारत का परिश्रम वो विदेशों में खर्च कर रहे हैं। तो बहुत दुख होता है। यदि वो यहाँ पर काम करें, देशभक्ति की भावना उनके अंदर अच्छी होती तो वो यहाँ पर रहकर काम करते और अपने देश के लिए करता। लेकिन दोनों की गलती है। भारत के जो नेता हैं वो अधिकतर नेता अपना कोटा बनने के लिए लगे रहते हैं। वो जो रोजगार बैठे यानी बेरोजगार बैठे हैं उनके लिए कुछ नहीं करते। तो उनके लिए क्या करेंगे? तो वहाँ पर वेतन है ना जो अच्छी तरीके से नहीं देने के कारण अधिकतर वैज्ञानिक, अधिकतर डॉक्टर विदेशों में जाकर काम करते हैं। तो यहाँ पर बोइंग जो कंपनी है उसमें से 35% जो तकनीकी कर्मचारी जो काम करते हैं वो भारत के मूल के ही हैं, भारत से गए हुए ही हैं, जो इस कंपनी में 35% काम करते हैं, ठीक है। तीसरा तथ्य आप समझो, 3 लाख भारतीय कोई कम भारतीय नहीं होते हैं। वो 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। सिलिकॉन वैली अमेरिका की एक क्षेत्र है और वहाँ पर सिलिकॉन पर काम चलता है। तो 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली पे काम करते हैं, तो कम नहीं है, ठीक है। चौथा तथ्य आप समझो, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र की यानी उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र है उसमें 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की। यानी अमेरिका के जो उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में कंपनियां स्थापित हुई हैं, यानी उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां होती हैं और उनमें से 15% कंपनियां कोई कम कंपनियां नहीं होती। और इन 15% कंपनियों की शुरुआत भारत से अमेरिका में जो जाकर बस गए, भारत से अमेरिका के अंदर जाकर बस गए, उनके द्वारा ये 15% कंपनियों की शुरुआत की गई है। तो आप सोच सकते हो कि विश्व की महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका है और उसके विकास में, उसके देश के विकास में भारतीयों की अहम भूमिका है। चाहे वो कैसे भी हो, वो वहाँ पर जाकर बस गए, वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, लेकिन मूल तो भारतीय ही कहलाएंगे। और भारतीयों की मेहनत से ही अमेरिका खड़ा हुआ है। अमेरिका विश्व की महाशक्ति बनने में भारतीयों की भी अहम भूमिका है। यदि वो शर्म भारत में
यदि काम में लिया जाता और उनको अच्छा वेतन दिया जाता तो वो अपना देश छोड़कर कभी नहीं जाते। यही कारण रहा कि उनका वेतन कम मिलने के कारण वो अमेरिका में जाकर पूरी तरीके से बस गए। तो ये सारा माजरा अपन को समझ में आ गया है कि इतना कुछ होने के बाद दोनों के बीच में संबंध अच्छे होने चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए। वर्तमान में ऐसी स्थिति चल रही है कि विश्व की महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका है और विश्व के जो देश है उनको ये नहीं पता है कि किस देश के साथ कैसे संबंध स्थापित किए जाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाएं, क्योंकि वह महाशक्ति रह गया और उसके पास में सेना की भी कमी नहीं है, हथियारों की भी कमी नहीं है। यदि रिश्ते अच्छे भी कर लें और यदि किसी बात पर बिगड़ जाए तो उसका परिणाम भी उन देशों को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए भारत ये तय नहीं कर पा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित करे। उस भारत के सामने वर्तमान में चुनौती है। नॉर्मल रिश्ते तो चलते रहते हैं, लेकिन जो मजबूत रिश्ता हो उसके लिए भारत तीन संभावित रणनीतियों पर बहस चल रही है, यानी 3 रणनीतियों पर काम चल रहा है अमेरिका से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए। भारत ये चाह रहा है कि किस प्रकार के अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किया जाए, इसके लिए वह 3 रणनीतियों पर काम कर रहा है। ये 3 रणनीतियाँ कौन कौन सी हैं, विद्वान इस पर क्या कहते हैं, उन सभी पर बहस चल रही है कि ये रणनीति ठीक होनी चाहिए। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये रणनीति ठीक होनी चाहिए अमेरिका से संबंध स्थापित करने के लिए। कुछ विद्वान ये बोलते हैं कि अमेरिका से संबंध स्थापित न किया जाए जो ही अच्छा है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि अमेरिका से संबंध स्थापित करने से पहले खुद की अपनी राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत बनाया जाए। कुछ विद्वान ये बोल रहे हैं कि पहले विकासशील देशों, अपने जैसे देशों का एक गुट तैयार कर लिया जाए ताकि अमेरिका की शक्ति को संतुलित करके रिश्ते अच्छे निभा लिए जाए। तो अलग अलग विद्वानों का मत है, किस प्रकार है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है पहला मत। ठीक है, कुछ भारतीय विद्वान ये बोल रहे हैं कि अमेरिका के बढ़ते संबंध से भयभीत हैं। यानी कुछ भारतीय अमेरिका के साथ जो संबंध बढ़ रहे हैं वर्तमान में उससे भयभीत हैं, उनसे डरे हुए हैं। अब वो डरे हुए क्यों हैं वो देखते हैं। ठीक है, वे चाहते हैं कि वाशिंगटन क्या है, वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, वाशिंगटन से अलगाव बनाया रखा जाए, यानी दूरी बनाई रखी जाए। अलगाव का मतलब क्या होता है, दूरी। ठीक है, दूरी बनाई रखी जाए। ठीक है, ये विद्वान बोल रहे हैं। और भारत अपनी राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत बनाने पर ध्यान दे। यानी कुछ भारतीय विद्वान ये चाह रहे हैं, यानी कुछ जो भारतीय विद्वान है ना, वो ये सोच रहे हैं कि वर्तमान में जो अमेरिका के साथ में जो भारत के संबंध चल रहे हैं उनसे डरे हुए हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि जो अमेरिका है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, उससे दूरी बनाई रखी जाए, यानी अमेरिका से दूरी बनाई रखी जाए और इन संबंधों पर ध्यान न देते हुए अपनी राष्ट्रीय जो शक्ति है, अपने देश की शक्ति को बढ़ाने में अपना समय खर्च करे। ये विद्वान ऐसा बोलते हैं। कुछ विद्वान क्या बोलते हैं, यानी इनसे अलावा जो विद्वान है वो क्या बोलते हैं। देखो, कुछ विद्वानों का मानना है, यानी कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत को अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। ठीक है,
कुछ विद्वान ये मान रहे हैं कि भारत को अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने चाहिए, लेकिन जो पहले अपने पढ़ा था वो ये चाह रहा है कि अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं बनाने चाहिए, लेकिन ये चाह रहे हैं कि अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। क्योंकि कोई भी विद्वान होता है उनके अलग अलग विचार होते हैं। जैसे 5 व्यक्ति हैं, उनके सभी के अलग अलग विचार होते हैं, किसी का भी एक विचार नहीं होता है। तो ये विद्वान बोल रहे हैं अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। कारण भी बताते हैं, ताकि का मतलब वो कारण बता रहे हैं क्यों अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। अमेरिका की शक्ति को काम में लिया जा सके, वो यानी ये विद्वान अमेरिका से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं ताकि विश्व की महाशक्ति अमेरिका है और उसकी शक्ति को काम में लिया जा सके, उनकी राय है। ठीक है। और ये भी कह रहे हैं कि रिश्ते खराब न करें। इनका कहना है कि अमेरिका के साथ में यदि रिश्ते खराब करोगे तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, इसीलिए अमेरिका से अच्छे संबंध स्थापित करो। ठीक है। अब कुछ विद्वान और हैं, इन विद्वानों का कहना है ये इन दोनों से ही अलग बात कर रहे हैं। ये तो दोनों विपरीत में बात कर रहे हैं। ये तो ये बोल रहे हैं कि अच्छे संबंध नहीं बनाने चाहिए, और ये बोल रहे हैं कि अच्छे संबंध बनाने चाहिए। और जो तीसरा व्यक्ति है यानी तीसरे जो विद्वान हैं वो अलग ही बात कर रहे हैं। देखो, कुछ विद्वानों का कहना है कि भारत विकासशील देशों का गुट तैयार करे, यानी भारत जिस स्थिति में है वो विकासशील देश है। ठीक है। विकास की राह पर चल रहा है, नए नए मार्ग खोज रहा है। ठीक है। लेकिन भारत से जो बराबर के जो देश हैं वो भी विकासशील देशों में आएंगे। तो ये विद्वान ये चाह रहे हैं कि 15-20 जो राष्ट्र हैं विकासशील राष्ट्र, उनसे अच्छे संबंध बनाकर गुट तैयार करें। और जब ये गुट ताकतवर बन जाएगा, यानी जब ये गुट ताकतवर बन जाएगा तो अमेरिका की शक्ति को संतुलित कर सकता है। संतुलित यानी अमेरिका की शक्ति को भारत संतुलित कर सकता है। ये विकासशील राष्ट्रों का गुट संतुलित कर सकता है। तो हमने ये सारा पढ़ा, इससे ये एक ही बात निष्कर्ष निकल कर आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते बनाना बहुत ही जटिल है। यानी दूसरी तरफ जो सोवियत संघ था उससे रिश्ते अच्छे बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों देशों की संस्कृति मिलती जुलती है। लेकिन जो अमेरिका है उससे रिश्ते बनाना जटिल है। दोनों के बीच रिश्ता बनाना जटिल है। दोनों के बीच में रिश्ता बनाने में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, ऐसा विद्वान मानते हैं। और वो ये कहते हैं कि इन जितनी भी जटिल हैं, यानी जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको ख़त्म किया जाए। और जो भारत की जो नीति है, भारत की जो विदेश नीति है, विदेश नीति क्या होती है? विदेश नीति का मतलब, विदेश का मतलब जो अन्य राष्ट्र हैं, बाहर से अन्य राष्ट्र हैं, उनके साथ में जो संबंध बनाए जा रहे हैं उनको, यानी दूसरे देशों से जो नीतियां अपनाई जा रही हैं, जो व्यवहार किया जा रहा है, उसे ही विदेश नीति कहते हैं। और विद्वानों का मानना है कि इस जटिलता को दूर करने के लिए अपन को जो विदेश नीति है उसमें काफ़ी सारी नीतियों को जोड़ना पड़ेगा, तब ही भारत और अमेरिका के बीच में जटिल जो कंडीशन यानी जो स्थिति बनी हुई है उसको ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच में खराब संबंध है। ठीक है। 1991 के यानी 1991 के पहले बहुत खराब संबंध थे, लेकिन उसके बाद में पहले से तो अच्छे संबंध है। ठीक है। लेकिन कुछ जटिलताएं हैं, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो अपन ये मान सकते हैं कि बिल्कुल ख़राब संबंध तो है ही नहीं, बिल्कुल ठीक है, न तो ज़्यादा ख़राब है न ज़्यादा सही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक
सब्सक्राइब और कमेंट, और नीचे लाल कलर का लोगो दिख रहा होगा, सब्सक्राइब बना होगा, उस पर टिक कर दो, लाल को उसका रंग बदल दो, और बेल आइकन जो घंटी वाला है उस पर क्लिक करो। आल का चिन्ह आएगा, 3 चिन्ह आएंगे उसमें, 3 तो आल करोगे ना तो हमारा जो नोटिफिकेशन है, हम जो वीडियो डालेंगे वो आप तक बिल्कुल ही पहुंच जाएगा और आप हमारी वीडियो को देख सकते हो। हमारी यही मेहनत है सब्सक्राइब। यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता को जय, हरिओम, राम राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।